सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बोल स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। और आज के इस प्रोग्राम में ऑब्वियसली हम आज के मैच के हवाले से जो करंटली मैच जारी है इंग्लैंड और भारत के दरमियान, उस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं और आगे क्या एक्सपेक्ट की जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। कुछ दीगर स्पोर्ट्स पर भी हमने आज बात करनी है। तो सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जिसका आज जो मैच जारी है भारत और इंग्लैंड के दरमियान, उसकी बात कर लेते हैं। अभी तक का जो स्कोर है, इंडिया ने 208 रन बनाए हैं, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट जो है सिनेरियो पैदा हो चुका है, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त बिल्कुल टेल बॉटम पर मौजूद है वर्ल्ड कप की रैंकिंग के अंदर, और भारत जो कि कल ही दूसरे नंबर पर आया, इससे पहले टॉप पोजीशन पर था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भारत बहुत अच्छा एक जो है मार्जिन देगा, बहुत अच्छा एक स्कोर बनाएगा, जिसके बाद इंग्लैंड के लिए उसे चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज देखा यह जा रहा है कि भारतीय बैटिंग लाइन काफी मुश्किलात का शिकार है। सिर्फ एक कप्तान के अलावा, भारतीय कप्तान के अलावा कोई भी बल्लेबाज बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक तकरीबन 46 ओवर का मैच हो चुका है और 208 या 209 के करीब जो है भारत की तरफ से रन्स बनाए गए हैं। तो आगे इस मैच में क्या होने वाला है, फिर इंग्लैंड की जब इनिंग आएगी तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इस हदफ को, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, इसको अचीव करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। इससे पहले जो मैच हुआ आईसीसी वर्ल्ड कप का 27वां मैच, ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में न्यूजीलैंड से खेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दी थी। बहुत ही जानदार किस्म का ये मैच हुआ था, बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये मैच हुआ था। तो इन दोनों टीमों के दरमियान अगर देखा जाए नाजरीन, तो नेदरलैंड कंपैरेटिवली काफी नई टीम है बांग्लादेश के मुकाबले में, और कल के लिए बांग्लादेश को कुछ हद तक फेवरेट करार दिया जा रहा था। जो कंडीशंस हैं, क्योंकि भारत की जो कंडीशन है और बांग्लादेश की जो कंडीशंस हैं वो भी काफी हद तक जो है उनमें मुमासलत होती है। खैर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच की अगर बात की जाए तो उस मैच में हम पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पर ये एक्सपेक्ट, बल्कि उम्मीद ये कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हार जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फायदा दे रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की तमाम उम्मीदें तकरीबन अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के आइंदा 4 मैचेस निस्बतन कमजोर टीमों के साथ है, जिनमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है, ये तमाम तर टीमें हैं। फिर 7वां मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब कोलकाता पहुंच गई है। मुसलसल शिकस्तों से दो चार पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब मेगा इवेंट में अपना ये 7वां मैच कोलकाता में खेलेगी, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ मंगल को खेला जाएगा। तो इस मैच से क्या उम्मीदें होंगी ये भी डिपेंड करता है, और ख़ास तौर पर आगे मेरा ख्याल बांग्लादेश, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये 3 टीम्स हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है, जिनमें न्यूजीलैंड सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और इन तीनों मैचेस को ना सिर्फ जीतना बल्कि एक बड़े रन रेट के साथ जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि दीगर जो टीम्स हैं उनकी शिकस्त और उनकी जो फतह है उस पर भी पाकिस्तान बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है। तो जनाब, वर्ल्ड कप की अब तक की सूरत हाल और आइंदा की एक्सपेक्टेशंस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत कोलकाता से हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी मौजूद हैं, जो कि मुसलसल वर्ल्ड कप के हवाले से हमें अपडेट करते आ रहे हैं, तमाम मैचेस पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज का जो मैच जारी है, कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी इसके ऊपर भी। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था भारत से, वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जो है भारत ने, सिवाय कप्तान के कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छे चले, लेकिन बहुत अच्छा जिस तरह से हम सोच रहे थे कि 300 के आसपास तो टारगेट जाना चाहिए था, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ऑल आउट होती दिखाई दे रही है 50 ओवर से पहली टीम। देखें, इंग्लैंड ने कम बैक तो करना ही था। वो डबल वर्ल्ड चैंपियन है, T20 पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2019 का आखिरी वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता हुआ है। तो वर्ल्ड चैंपियन साइड ने आखिर कम बैक तो करना था, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के 4 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान से भी वो इस वक्त नीचे हैं। तो उस टीम से आप ये तवक्को कर सकते थे कि उन्होंने कोई अगर छोटी टीम ना सही तो इंडिया उनके हाथे चढ़ गई है, तो उन्होंने कम बैक तो किया है। ठीक। और जहां तक इंडियन क्रिकेट टीम की बात है, देखें इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया हुआ है, और उन्होंने ये तमाम कैलकुलेशन, उन्होंने तमाम हिसाब लगा के कंक्लूड करके ही अपने अपोजिशन, वेन्यूज, कंडीशन, मैचेस उन्होंने देखभाल के रखे हैं। आप यहां से अंदाजा लगाइए
कि इस वर्ल्ड कप का जो आखिरी राउंड मैच है वो इंडिया ने अपना नीदरलैंड के साथ रखा हुआ है, ताकि अगर इंडियन टीम क्राइसिस, अभी तो पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पर है, 5 मैचेस जीत चुके हैं, अगर वो कहीं क्राइसिस में चले जाते तो उन्होंने जानबूझ के अपना आखिरी मैच नीदरलैंड के साथ रखा हुआ है 12 नवंबर को सेमीफाइनल से पहले, ताकि अगर जरूरत पड़ सकती थी तो वो अपना रन रेट मेंटेन करते। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना स्पिन विकेट के ऊपर चेन्नई के अंदर मैच रखा, वहां 3 स्पिनर खिलाए, और उसके बाद इंडिया आज अपना 6ठा मैच खेल रहा है, दोबारा किसी मैच में भी 3 स्पिनर्स नहीं खिलाए हैं, तो उन्होंने वो तमाम कंडीशंस का फायदा उठाया है। सो होस्ट टीम है, उनको ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से बीसीसीआई और आईसीसी के साथ मिलके उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया, तो उसका वो एडवांटेज उठा रहे हैं। लेकिन आज लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ने जो है उनको पकड़ लिया, अब सॉरी इंग्लैंड ने, अब देखते हैं कि इंग्लैंड ये टारगेट चेज भी करता है या नहीं। जी जी ठीक है। अच्छा इजाज, अब कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइंदा का हमारा जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के साथ, लेकिन अगर कहा जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान के मुकाबले में छोटी टीम है, लेकिन जो मोराल है, जो कंटिन्यूटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कैसा लग रहा है कि कल का मैच जो है भारत और पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का मंगल का मैच है, ये कितना इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें ओवरऑल अगर देखा जाए तो नहीं पैदा की जा सक रही। देखिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के तो इम्कानात पाकिस्तान के तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया अगला कोई मैच नहीं जीतेगा, श्रीलंका कोई नहीं जीतेगा और न्यूजीलैंड कोई नहीं जीतेगा और सारे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ठीक ठीक। अब पाकिस्तान को करना यह है कि अच्छे नोट के ऊपर वर्ल्ड कप खत्म करना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेलने के लिए मंगल को आ रहा है। तो यहाँ ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर, क्योंकि ये भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल का शहर है और वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगता है, तो यहाँ बड़ी तादाद में हमने कल जो नीदरलैंड ने अपसेट किया है बांग्लादेश को यहीं ईडन गार्डन के अंदर, तो बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट हासिल थी यहाँ पर क्राउड की। हाँ, अलबत्ता बांग्लादेश का भी कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, क्योंकि नीदरलैंड जैसी छोटी और 10वें नंबर की टीम ने कल बांग्लादेश को यहाँ ईडन। बिल्कुल, अब देखना ये कि इस मैच क्या परफॉर्म करेगा। हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक और नसीम राजपूत साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नादरा साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, नसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नसीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इंडिया की बैटिंग टॉप लाइन हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। कुछ हद तक जो है रोहित शर्मा ने टीम को सहारा दिया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर आज भारत पूरा नहीं उतरती दिखाई दे रही, लेकिन इंग्लैंड जो कि कम बैक करती हुई दिखाई दे रही है। इसका फ्यूचर क्या है इस इवेंट में आज के मैच के हवाले से थोड़ा सा आप क्या निगाह रखते हैं? तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है वर्ल्ड कप, वो जो लास्ट मैच लूज करके आ रहे हैं उसके बाद तो और ज्यादा मुश्किल हो गया। आज का मैच अगर वो जीत जाते हैं, किस मार्जिन से जीतते हैं, फिर अपने सफर को कितना लेके चल सकते हैं, उम्मीद पर अभी वो कायम है। जिस तरीके से हम कायम है उसी तरीके से तकरीबन उनकी सिमिलर सूरत हाल है। तो आज इंडिया की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। इसकी एक वजह ये भी है कि लखनऊ की पिच हमने देखा कि ये इतनी ज्यादा कोई बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। थोड़े से गेंद भी जो है वो रुक के आ रहा है, फंस के आ रहा है। आज इंडिया के बैटर शुरू से प्रॉब्लम का शिकार है, लेकिन अच्छी बॉलिंग इंग्लैंड की, एट द सेम टाइम अच्छी फील्डिंग इंग्लैंड की, और आज जान मारती हुई उनकी जो इंटेंट थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। ये मैच वो अगर एक अच्छे मार्जिन से जीतते हैं और वो भी इंडिया को हराने में कामयाब होते हैं इंडिया में, तो उनके मोरल में लाजमी तौर पे फर्क पड़ेगा और वो इस मैच से अपने रन रेट को भी कुछ हद तक या काफी हद तक बेहतर करने की पोजीशन में है, क्योंकि अब उनके ओवर्स खत्म हो रहे हैं। एक ओवर 1.4 ओवर रह गया और अब तक 233 रन 8 पर उन्होंने स्कोर किए जी। तो इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतने का मौका है, लेकिन इंग्लैंड की टीम में वो इंटेंट, वो जो एक टीम वर्क होता है वो बहुत मिस हो रहा है इस टीम के अंदर। अब तक हमने देखा कि बड़े रिलैक्स माइंडेड दिखाई दिए। इवन के जोस बटलर ने पिछले मैच में शिकस्त के बाद कहा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई है। तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं इस चीज को, तो वो कुछ ना कुछ तो देख के कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान से मैच हारे थे तो बाबर आजम भी कह रहे थे कि मुझे फील्डिंग के अंदर इंटेंट दिखाई नहीं दे रही है। वो खिलाड़ियों में जो है ना, मैं मिस कर रहा हूँ इस चीज को। तो अगर फिर उसके बाद बाबर की टीम ने अच्छा फाइट बैक किया, आज इंग्लैंड की टीम ने अच्छा फाइट बैक किया। बाबर की टीम तो नहीं जीत सकी, आज देखते हैं इंग्लैंड जीत पाते या नहीं जीत पाते।
ये देखना होगा। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था, आप बात कर रहे थे, तो वो ठीक कहा वसीम भाई ने कि इंडिया ने एडवांटेज लिया है। देखिए, एडवांटेज लेता है हर मेजबान मुल्क, उसके हाथ में होता है। फिर वो भी इंडिया जैसा मुल्क जो पैसा भी सारा खर्च कर रहा हो वर्ल्ड कप में, तो लाजमी तौर पे उसको एडवांटेज मिलता है। लेकिन वो अपना एडवांटेज लेते, उन्होंने पाकिस्तान को एट द सेम टाइम उन्होंने अपना एडवांटेज लिया और ये देखा कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं बनता था, और ना आईसीसी को इस चीज में सपोर्ट करना था। इंडिया को सपोर्ट करना हक बनता था। उनके अपने क्यूरेटर हैं, बना ठीक है, आईसीसी की मर्जी से पिच बन रहे हैं, जो एक नाम नेहाद बात है। सारे क्यूरेटर उनके अपनी मर्जी से पिचेस बनाए। अभी जैसे कहा कि डच से मैच उन्होंने अपना आखिरी रखा हुआ है, वो सारे एडवांटेजेस इंडिया का हक था। लेकिन आप देखें ना, हम नेक्स्ट मैच अपना खेलेंगे बांग्लादेश से, तो कोलकाता में खेलेंगे, बंगाल में खेलेंगे, तो यहाँ पर भी क्राउड हमें एक भी नहीं मिलेगा सपोर्ट करने वाला। क्योंकि अच्छा, ये नसीम साहब, नेचुरल सी एक राइवलरी तो है, क्योंकि हम भी जब स्कोर बोर्ड को देखते हैं तो पहले पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, और नेचुरली फिर हमारी दूसरी नज़र जो है वो इंडिया के ऊपर जाती है। इसी तरह से अगर भारत ने इस तमाम तर प्लानिंग के दौरान अपने लिए बेनिफिट देखे हैं, अपने लिए एडवांटेजेस देखे हैं, तो डिसएडवांटेजेस उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी पैदा करने की कोशिश की है। नादरा साहिबा, आप क्या समझती हैं? आज के मैच से स्टार्ट करते हैं। पिच जो है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बाउंस शायद दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत अच्छे रन नहीं बन सके जिस तरह के हम चाह रहे थे या फिर हम सोच रहे थे बनेंगे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो पिच है उसका बिहेवियर ऐसा है कि आपको जो रन जितना बनाने चाहिए थे, जिस तरह की अब तक अटैकिंग खेलता रहा है भारत, वैसे हमें नजर नहीं, काफी फंसा हुआ गेंद आ रहा था जिसकी वजह से उतने रन नहीं बन सके। ज्यादातर आप देखिए, विराट कोहली जैसे जो हैं वो टिक नहीं सके विकेट के ऊपर और सिफर पर आउट हो गए। उसके अलावा इनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं, केएल राहुल के अलावा जो शिवम हैं, वो भी आउट हो गए 9 रन बना के। बल्कि आयर, उन्होंने भी बिल्कुल 4 रन बनाए। हाँ, तो इतने ज्यादा कोई डबल फिगर में बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहे इंडियन प्लेयर्स, जिसकी वजह से लग ये रहा है कि पिच का बिहेवियर उस जैसा नहीं है जो हमें गुज़िश्ता मैचेस में नजर आया। लेकिन फिर वही बात है कि कहते हैं एक डे जो है वो बैड डे होता है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि आज भारत का जो है वो बैड डे है, और आज इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा सूदमंद साबित होगा। तो अब देखना ही है, क्योंकि इतने ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है जिसको ये चेज ना कर सके, और इंग्लैंड टीम गो के उस तरह के मतलब फुल स्विंग में नजर नहीं आई। लेकिन आज लगता है कि भारत के अगेंस्ट वो रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 300 जो अब तक बन रहे थे डिफरेंट पिचेस पे, 400 बन रहे थे, आज काफी कम है, और ये चेजेबल टारगेट है इंग्लैंड के नुक्ते निगाह से। राइट, सैयद नय्यरुद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नय्यर साहब, बहुत शुक्रिया। आज के मैच के हवाले से खास तौर पर बात की जा रही है, एक बड़ा शायद अपसेट आज देखने को मिल जाए, क्योंकि टीम इंग्लैंड जो है अब तक बहुत ही ख़राब परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जो बॉलर्स हैं बहुत अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो इसी कंटिन्यूटी को बरकरार रख सकेंगे, इसी परफॉर्मेंस को, और आज का मैच जीतने में कामयाब हो सकेंगे? कितने चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, जो इस वक्त गेम हो रही है उसमें इंडिया का स्कोर तो लोएस्ट है इस इंडिया के जो वर्ल्ड कप के जितने मैचेस हुए हैं। और उसमें जिस तरह नादरा साहबा भी फरमा रही थी कि बॉल जो है ना वो इतना सही नहीं आ रहा बैट के ऊपर, तो अगर इंग्लैंड के लिए नहीं आ रहा तो इंडिया के लिए नहीं आ रहा तो बाद में इंग्लैंड को भी ये इश्यूज आएंगे। और मैं अभी भी 50% से ज्यादा चांस नहीं दूंगा इंग्लैंड को मैच जीतने के। मेरे ख्याल में ड्यू टू द पिच फैक्टर और दी अदर फैक्टर्स, इंडिया की जो कमांड है फील्डिंग में, जो उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फिर जो उनके बॉलर्स हैं, वो बात थिंक कि इंडिया ये मैच मतलब इजीली हार जाएगा। इसीलिए मैं बिल्कुल इट कैन गो आइदर वे, इंडिया कैन आल्सो विन एंड इंग्लैंड कैन आल्सो विन दिस मैच। ओनली थिंग इज के हाउ इंग्लैंड बैट्स एंड हाउ अदर टीम परफॉर्म्स इन बॉलिंग एंड फील्डिंग, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। इसको देखते हुए अगेन आई विल रिपीट कि मेरे हिसाब से 50-50 चांसेस आर इक्वल चांसेस फॉर इंग्लैंड एंड इंडिया।
राइट। अच्छा एजाज वसीम, दोबारा हम अपने मुल्क की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आगे के जो मैचेस हैं, ख़ास तौर पर इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान ने भी खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, फिर बांग्लादेश के साथ मंगल को पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा है। ज़रा जो कैलकुलेशंस हैं ये हमारे नाजरीन को बताएगा कि ये तीनों मैचेस कितने इंपॉर्टेंट है और कितना रन रेट मिनिमम पाकिस्तान को चाहिए है सुपर 4 तक क्वालिफाई करने के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन कौन सी टीम्स हैं जिनके हारने के कुछ प्लस पॉइंट पाकिस्तान को मिल सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया तो कंफर्ट पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अभी 2 कमजोर टीमों के साथ मैचेस पड़े हुए हैं। बांग्लादेश और नीदरलैंड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के मैचेस बाकी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रहा कि वो टूर्नामेंट से बाहर निकल सकता है। पाकिस्तान की स्पेस बनेगी। अलबत्ता न्यूजीलैंड जो है उसके थोड़े टफ मैचेस हैं। उसका साउथ अफ्रीका से मैच है, उसका पाकिस्तान से मैच है और उनका श्रीलंका के साथ मैच है। तो अगर न्यूजीलैंड अपने तीनों मैचेस हारता है तो पाकिस्तान को उसका एडवांटेज मिल सकता है। और पाकिस्तान का रन रेट जो है वो इतना भी अच्छा नहीं है कि हम ये दावा कर सकें कि अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान को उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान को कम से कम 8 विकेटों या 7 विकेटों की कामयाबी चाहिए होगी कि इन 3 मैचेस में से किसी एक मैच में। और जो अगर रन्स का मार्जिन है तो वो पाकिस्तान को जो अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तकरीबन एक मैच 50 रन के मार्जिन से और एक मैच। नईर साहब, ये जो मामला इस वक्त दिखाई दे रहा है हमें 230 रन का टारगेट, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 50-50 कहा जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए अगर बात करें तो शायद इंग्लैंड के पास ये जो मौका है उसको जाने नहीं देना चाहिए और इस बात का इदराक है इंग्लैंड को भी, तो पूरा टफ टाइम देने की कोशिश करेगा इंग्लैंड भी। तो सही कह रहे हैं, इंग्लैंड ने जो आज परफॉर्मेंस दी है, जितने कम टोटल पे इंडिया को आउट किया है, ये इंग्लैंड का ही कमाल है। कोई और टीम तो इंडिया को इतने कम टोटल पे आउट नहीं कर सकी। ये अलग बात है कि इसमें पिच फैक्टर होगा, लेकिन स्टिल द क्रेडिट गोज टू द बॉलिंग साइड। और उसमें इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड को और क्या मिल सकती है कि वो टीम जो कि अभी तक कितनी आ रही उसको हरा दे। इतना इजी टारगेट, लेकिन ये इजी टारगेट पेपर पे है। अब आगे ये देखना है कि इंडिया ने अपने आप को मे बी एक टेस्ट में डाला हो कि हमारी बॉलिंग जो है वो किसी टेस्ट में कामयाब होती है या नहीं होती है, या वो बैटिंग के सहारे ही चल रही है कि जब बैट्समैनों ने बड़ा स्कोर कर दिया और उसके बाद बॉलर्स आके छा गए। तो दिस विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम, जो सेकंड पार्ट ऑफ द गेम है। राइट। हमारे साथ सैयद नईरुद्दीन साहब मौजूद थे, नसीम राजपूत, इसके अलावा नादरा मुश्ताक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और भारत से एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे। आज का मैच अब इंग्लैंड की जानिब से किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जाता है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन और ब्रेक के बाद हम कुछ दीगर स्पोर्ट्स यानी कि खास तौर पर कौमी खेल हॉकी की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की इस वक्त क्या पोजीशन है। जो करंटली इवेंट्स जारी हैं उसमें पाकिस्तान काफ़ी हद तक अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, फतूहात हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं मत जाएगा, विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और अब हम बात करेंगे चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स की, जहां हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हैदर अली ने यह तमगा डिस्कस थ्रो मुकाबलों में 51.53 मीटर डिस्क फेंक कर जीता है। यह बहुत एक जबरदस्त और लंबी थ्रो है। इस मेगा इवेंट में पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल है, जबकि इन गेम्स में पाकिस्तान के 11 एथलीट्स शरीक हैं। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली, जिन्होंने बैनुल अक़वामी करियर का आगाज 2006 में मलेशिया में होने वाले मुकाबलों से किया था, जिसमें उन्होंने 1 गोल्ड मेडल और 2 चांदी के तमगे जीते थे। फख्र पाकिस्तान हैदर अली टोक्यो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा इससे पहले जीत चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फख्र पाकिस्तान हैदर अली। हैदर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जनाब कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पूरी कौम की जानिब से एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये एक ज़बरदस्त किस्म की जीत है जो कि आपने पाकिस्तान के नाम किया। आप पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के फ़ख्र हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैरा एशियन गेम हंगझू चाइना में जो हो रही है उसमें मैं आया हूँ और आप सबकी दुआओं से, अल्लाह ताला के खास करम से मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये मेरे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, 7 तराना बजा
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सबके लिए फख्र। बिल्कुल। अच्छा हैदर, एक कामयाबी के पीछे एक लंबा सफ़र होता है, यकीनन बहुत सारी चीज़ों को आपने फेस किया होगा, बहुत सारी चीज़ों से आप सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर फाइनली आप ये पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो ये जो सफ़र है इसके हवाले से बताइएगा कि यहाँ तक पहुँचने में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? अभी हम पैरा एशियन गेम में आए हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और नेशनल पैरालंपिक कमेटी का कि जिन्होंने ऐन वक्त में सारी चीज़ें मतलब प्रोवाइड की और हम इस मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर। अच्छा, हम ये भी देखते हैं हैदर के एथलीट्स जो होते हैं उन्हें ये शिकवा होता है कि हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं हासिल होती उन्हें, तो इन गेम्स के हवाले से बताएगा हुकूमत का कितना ताउन हासिल होता है इसमें, ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ है और मजमूई तौर पर देखा जाए तो सपोर्ट आपको कितनी मिली है अब तक? जी, जैसा कि हमारा शहर गुजरांवाला है, वहाँ पर पहलवानी का ज़्यादा शौक है। मेरे वालिद और दादाजी भी शुरू से पहलवान थे, लेकिन कॉलेज लाइफ से ही मुझे ये ज़रा एथलेटिक्स का शौक था। तो कॉलेज लाइफ से ही मैंने ना डिस्कस थ्रो में और कुछ और इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल और फिर अल्लाह ताला का खास करम हुआ कि मैंने इस डिस्कस थ्रो में ही कंपटीशन खेलता गया और आज मैंने डिस्कस थ्रो में बिल्कुल आपने अपने इस कंटिन्यू किया और बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है परसू किया है। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं और ये भी बताएगा कि वो नौजवान जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं किस तरह से वो आगे आ सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो मेरे लिए तब भी खुशी का बहुत बड़ा दिन था कि मैंने पाकिस्तान का, अपने प्यारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो अभी जैसा कि मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने मतलब इस फील्ड में आया हूँ तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो कैसे इस फील्ड में आए। तो ये हुकूमत और इदारों को चाहिए कि ये मतलब के कॉलेज स्कूल लेवल से ये मतलब चीज़ें एनवायरनमेंट या ये मतलब स्पोर्ट्स की चीज़ें देना शुरू हो ताकि मतलब बच्चा जितनी जल्दी इस गेम की तरफ आएगा उतनी जल्दी मतलब इन चीज़ों को पिक करेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि स्कूल, कॉलेज, अंडर 12, अंडर 13, 14 से बच्चों को इन मुख्तलिफ गेमों में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उनको सहूलतें दी जाएं ताकि बच्चे इनकी तरफ आ सकें। बिल्कुल, यानी कि बेसिक जो है वो मजबूत की जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मुझे भी सारी मतलब फैसिलिटीज, कैश प्राइज, PSB पंजाब, पाकिस्तान वापडा और बाकी जितने जी अदारे हैं हमको चाहिए कि सपोर्ट करना ताकि मैं नेक्स्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस पैरालंपिक्स के लिए। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का झंडा वहां भी लहराया जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी और मेरी कोशिश में अगर उनका साथ होगा तो फिर ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग हो सकेगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेडल भी जीत सकूंगा। और मैं शुक्रिया अदा करना हूँ पाकिस्तान वापडा के, नेशनल पैरालंपिक कमेटी का और खासतौर ट्रिपल एसोसिएट का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं अपने घर में बैठ के उनकी वजह से अच्छी ट्रेनिंग कर पाया। पाकिस्तान खिलाड़ी हो, एथलीट हो, अपनी मेहनत ज़रूर करते हैं लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें सपोर्ट किया जाए, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, क्योंकि चंद एक गेम्स के अलावा हमारे मुल्क में ये बड़ा एक अलमिया है कि दीगर बहुत सारे जो गेम्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास इस तरह के हैदर के जैसे जो है गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं और बहुत सारे हमारे पास हीरे मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े मुकाबलों में चैंपियन बन सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हैदर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और आगे के जितने भी आपके प्लान्स हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह एक और गेम स्क्वॉश, जिसमें किसी ज़माने में पाकिस्तान का तूती बोलता था, पाकिस्तान के पास बड़े बड़े मेडल्स हैं लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस पर बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि स्क्वॉश में कोई ख़ास कारकर्दगी यहाँ पर बड़े मेडल्स जो है पाकिस्तान नहीं ला सकता है, नहीं ला पा रहा है। स्क्वॉश के साबिक वर्ल्ड चैंपियन हैं कमर जमान, जिन्होंने सहूलियात के फकदान और स्पॉन्सर्स ना होने पर मुल्क में स्क्वॉश खेल की जवाल का जो है बताया कि ये तमाम जो रीजंस हैं ये स्क्वॉश खेल के जवाल के सबब हैं। वो ये कहते हैं कि स्क्वॉश के 7 वर्ल्ड चैंपियंस का ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन अब हुकूमत की अदम तवज्जो और फंड्स ना होने की बायस दीगर जो अवामिल हैं
इसे स्क्वाश में खिलाड़ी, बड़े जो खिलाड़ी हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। पेशावर में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर ने उनसे गुफ्तगू की है, क्या बात हुई वो दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में स्क्वाश के खेल का बेपनाह टैलेंट मौजूद है, लेकिन कुछ अरसे से जो है वो स्क्वाश खेल जो है वो ज़वाल पजीर होता जा रहा है। इसकी वजूहात जानने के लिए जो है वो हमारे साथ इस वक्त साबिक स्क्वाश वर्ल्ड चैम्पियन कमर जमान साहब मौजूद है, उनसे बात करते। सर जी, खैबर पुख्तनख्वा खित्ता स्क्वाश के लिए बहुत अहम समझा जाता है, सारे चैम्पियन यहाँ से गए, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कोई चैम्पियन सामने नहीं आ रहा, ये खेल ज़वाल पजीर होता जा रहा है, क्या वजूहत? शुक्रिया। देखें, सबसे पहले बता दूं आपको कि एक वक्त था कि हम 7 आलमी चैम्पियन जिनका तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ इस नवी के लीग से हमारा तल्लक था। उसके बाद भी अगर आप देखें, हमने तकरीबन 37 साल तक आलमी स्क्वाश में नंबर 1 रहे। उसके बाद भी अगर आप देखें तो हमारे जूनियर प्लेयर्स आते रहे, लाइक मंसूर ज़मान, शाहिद ज़मान और आमिर, दानिश, फरहान, महबूब, काफ़ी हमारे बच्चे आते रहे। अब आप देखिए, हमज़ा आया है इस वक्त, हमज़ा ने वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जीती है। नूर ज़मान जो है अभी एशियन जीती है, उसने अंडर 19 सैफ गेम में नासिर अच्छा खेला। मतलब लड़के हमारे पास अब आ रहे हैं। लेकिन देखें आपके जो अगर आप हम पे जाते हैं, हाशिम खान से लेकर के जानशेर तक अब अगर आते हैं, तो हमने अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है तो हमने बहुत मेहनत की और ईमानदारी से हम मेहनत करते रहे। ये बड़ी ईमानदारी से मेहनत मांगता है और बहुत ख़र्चा मांगता है। आजकल की जो पौध है, एक रैकेट जो है वो 25-30 हज़ार का रैकेट है। एक स्क्वाश गेंद जो है वो 1000 रुपये का है। शूज़ जो है तकरीबन 3-4 हज़ार का शूज़ आता है। आप मुझे बताएं कि गरीब बच्चा जो खेलना चाहेगा उसको मैं कैसे खिलाऊंगा उसको? तो ये तो नवाबों की गेम होगी। आपको ये स्पॉन्सरशिप आने चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो स्पॉन्सरशिप का कोई नाम निशान है नहीं। स्पोर्ट्स बोर्ड है, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से हमें 2 साल से ग्रांट नहीं दी स्पोर्ट्स बोर्ड ने। मैं इस वक्त साल के अंदर 24 टूर्नामेंट कराता हूँ एक साल के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। स्क्वाश यकीनन एक इंतहाई एक्सपेंसिव खेल है, लेकिन अगर इसमें सपोर्ट हो, इसमें स्पॉन्सरशिप हो, तो यकीनन पाकिस्तान से बड़े बड़े नाम इस खेल में जो है पैदा हो सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए अब हम कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं कि बड़ा इवेंट सुल्तान जौहर हॉकी कप, पाकिस्तान ने इस इवेंट में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। सुल्तान जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी है। एक अच्छा मैच खेला गया। मलेशिया के शहर जौहर बारो में यह मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए स्कोर किए गए हैं। पहला गोल 7वें मिनट में अरबाज अली ने स्कोर किया, फिर दूसरा 30वें मिनट में बिशारत अली ने, जबकि तीसरा गोल जो है 48वें मिनट में मोहम्मद सुफियान खान स्कोर करने में कामयाब हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से पहला गोल 58वें मिनट में नेल्सन ने स्कोर किया, जबकि दूसरा गोल खेल के आखिरी मिनट में पैट्रिक ने स्कोर किया है। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम तीसरा और पूल का आखिरी मैच 31 अक्टूबर को मेज़बान टीम मलेशिया के साथ खेलेगी। अब इस इवेंट में पाकिस्तान के लिए बड़े पॉजिटिव चांसेस हैं, क्योंकि इवेंट में शामिल जो टीम्स हैं इनको पोल्स में तकसीम किया गया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए सीनियर साबिक हॉकी प्लेयर शहनाज शेख साहब मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान फील्ड हॉकी प्लेयर हैं और पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम में गोल कीपर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का वक्त देने के लिए। शहनाज शेख साहब, इवेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैच जीत चुका है, फिर आगे जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उसमें कितने चांसेस हैं? और ख़ास तौर पर माजी के कुछ अगर हम इवेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी हॉकी में पाकिस्तान की, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ हद तक हमें बेहतरी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपको पता है कि ये टीम जो है जूनियर की ऑलमोस्ट एशियन गेम में जो गई थी टीम वो है, और मैंने 1 महीने का कैंप जो है इस्लामाबाद में लगाया था और बहुत ही यानी कि इन पर मेहनत की थी। गो के लड़कों का इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है बहुत कम था, लेकिन मैं समझता हूँ कि टैलेंट मौजूद है। और आप देखें कि लड़के जो है जैसे जैसे नंबर ऑफ मैचेस इंटरनेशनल खेलेंगे और इनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और आप देखें कि अभी जो अजलान जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वही टीम है जिसको मैंने कोच किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया के खिलाफ जीत के नंबर 1 हो जाएंगे। तो आई होप कि पाकिस्तान को जो है जूनियर टीम को ये फाइनल जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि जूनियर का जो वर्ल्ड कप हो रहा है दिसंबर में वो इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट होगा। राइट,
ठीक। अच्छा इमरान भट्ट साहब, आप पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, आपके भाई पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, दोनों भाइयों ने आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा हम अगर माजी की बात करें तो 81-82 का जो पाकिस्तान का हॉकी का शानदार दौर था वो हमें आज भी याद है। अख्तर रसूल की बात करें, कलीमुल्लाह की बात करें, समीउल्लाह की बात करें, फिर हसन सरदार और मंजूर जूनियर जैसे अजीम खिलाड़ी उस वक्त पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा थे। पाकिस्तान की हॉकी का माजी, हाल और मुस्तकबिल कितने पुरुम्मीद हैं आप फ्यूचर के हवाले से? शनाज भाई का नाम लिया, ये दुनिया का वो नाम है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी की पहचान है। अभी शनाज भी बात भी कर रहे थे, ऋषि के नाम ने इतने बड़े प्लेयरों के नाम लिए जो पाकिस्तान हॉकी की पहचान रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान हॉकी की पहचान है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का हॉकी में दुनिया में वर्ल्ड में बहुत नाम है और आज तक पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप जीता हुआ जो कि किसी ने भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और आने वाले टाइम में देखिए, मैंने पहले भी यही बात करता हूँ और मैं इसी बात पे बिलीव रखता हूँ कि बिल्कुल सुल्तान जोहर में हमारी जूनियर टीम गई भी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडिया के साथ ड्रॉ खेला, हमने न्यूजीलैंड को हमने हराया और जिसे कहते हैं कि आने वाले टाइम में आगे हमने वर्ल्ड कप खेलना है, जूनियर वर्ल्ड कप खेलना है। मैं यही कहता हूँ कि जब हमारा कोई मेन इवेंट आता है तो उसमें हम क्लैप्स क्यों कर जाते हैं, जिस तरह कि हमने एशियन गेम्स में क्लैप्स किया। अब हमारा उससे पहले हमने कई जगहों पे स्टैचूज में अच्छा परफॉर्म किया। तो जो इवेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते वो बेसिकली हमारी प्रिपरेशन होती है और अगर प्रिपरेशन में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वाई नॉट, क्यों हम जो मेन इवेंट आते हैं उसमें क्यों नहीं हम अच्छा परफॉर्म करते। और शनाज भाई ने इस टीम को डेफिनेटली कोच किया है। अब एशियन गेम्स में भी यही लड़के थे कि जो अब आपके सुल्तान जोहर में गए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे उनके अपर हैंड काम आएगा और इसी तरह अगर ये अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे और इनको मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, इनको फैसिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, तो आने वाले टाइम में यही बच्चे आपका पाकिस्तान का फ्यूचर है और यही बच्चे आने वाले टाइम में पाकिस्तान हॉकी की पहचान बनेंगे। ठीक है शनाज साहब, आप इस पर क्या समझते हैं? माजी बड़ा शानदार रहा है पाकिस्तान हॉकी का, बड़े बड़े नाम जिनके मैंने नाम लिए हैं, इसके अलावा ताहिर जमान एक बहुत बड़ा नाम हॉकी ओलंपियन जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में वो फिर आइंदा के लिए बच्चों के लिए एकेडमी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल से इस चीज़ को जो है स्टार्ट करना, ताकि बच्चे जो कि जैसा कि क्रिकेट समेत दीगर जो बड़े खेल हैं उसकी तरफ तवज्जो देते हैं लेकिन हॉकी की तरफ लोगों का उस तरह का रुझान दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या करना चाहिए इस गेम की बेहतरी के लिए हमें? बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, थोड़ा टाइम लूंगा। इसमें सबसे मेरे पास 4 पॉइंट हैं हॉकी की रिवाइवल के लिए। नंबर 1 ये है कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं, जो सेक्रेटरी आए हैं, तो राना को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसको अल्लाह ने एक और मौका दिया है। और ये 15 साल से जो है हम जो हॉकी का जवाल है, इसको एक चांस राना को दिया है कि वो इसको रिवाइव करे और उसको सबको साथ लेके जाए। उसमें 3 पॉइंट करे। ये सबसे बड़ी चीज है कि खिलाड़ियों की फाइनेंशियल पोजीशन जो है। साहब वक्त की जरा कमी है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइंदा के प्रोग्राम्स में हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इमरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस इवेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे। बोल स्पोर्ट्स से फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।